जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाक़यात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। हमारा डीएनए बिल्कुल इंडियन है। अब अगर हमारे यहाँ के लोग उठकर सिर्फ भारत के साथ लड़ाई करने के लिए या अपना डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए अगर ये कह देते हैं कि हमारा डीएनए इंडियन नहीं है, तो उस पर यकीनन इनको शर्म आनी चाहिए। अफगानिस्तान तालिबान कहता है कि हमारा डीएनए हिंदुस्तान के लोगों से मिलता है। भाई डीएनए तो मिलता है, इनका भी तो मिलता है। वो अपना बिजनेस बंद करती जा रही हैं और अभी भी तकरीबन 125 कंपनीज के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना बिजनेस पाकिस्तान से खत्म कर दिया है और या अपने शेयर्स बेच दिए, जो भी किया। बहरहाल वो पाकिस्तान में काम नहीं करना चाह रहे। क्या वजह लग रही है आपको इसकी? उनको रिटर्न नहीं मिल रहा, या सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, या कोई और तरह का उनको कोई खतरा है? क्या वजह है कि करे तैयबा और ये सब जैसे मोहम्मद, इनके जितने सरगना लोग हैं ना, टॉप कमांडर, जो कि 15-20 हुआ करते थे कभी, एक ही बड़ी सी तस्तरी में, एक ही बड़ी सी प्लेट में जो ये 8-8, 10-10 लोग एक साथ में बिरयानी खाया करते थे, अब उसमें से 6 निपट गए, 2 बच्चे। बड़ी तकलीफ होती है इनको। जो 2 बच गए ना, जो निपट गए वो तो चलो एक बार में निपट गए, उनका खेल खत्म हो गया। जो बच गए इनको समझ में नहीं आता है कि हम कब निपटा दिए जाएंगे। बाइक पे कोई आएगा, कार पे कोई आएगा, हमको जो खाना खिलाने आ रहा है क्या पता वही हो। अब तो ये एक फायदा जरूर हुआ है कि जो कुछ यौन संबंध की घटनाएं आया करती थी लश्कर तैयबा इन सब से, अब वो खत्म हो गई, क्योंकि उनको यही डर रहता है कहीं उसी में से कोई इंडियन एजेंट ने किसी को पैसे ना दिए हो, वो इसी बहाने से आए और फिर काम खेल करके चला जाए। ये तो बताते हुए बड़ा बुरा लगे कि इस तरीके से जो है वो फलाने साहब थे, उनका ऐसे ऐसे खत्म हो गया। तकलीफ होगी ना बताते हुए, न्यूज़ भी बाहर ढंग से नहीं आ पाएगी। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो इनको डरा रही हैं, दहला रही हैं। ये हर तरफ इनको 24 घंटे 365 दिन भयानक खौफ में जीते हैं कि यार कहीं से कोई अज्ञात वीर ना आ जाए। के आतंकी का ये बयान, जहां वो दहशत में जी रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर धुरंधर ने चुन चुनकर आतंकियों को ठोकने का काम किया है। देखिए कैसे लश्कर तैयबा का आतंकी रिजवान हनीफ कैमरे के सामने गिड़गिड़ा रहा है और ये मान रहा है कि पिछले 3 से 4 सालों में उनके 30 से ज्यादा टॉप कमांडरों को और लड़ाकों को मारा जा चुका है। जहां उसने दावा किया है कि पेशावर, कराची, रावलपिंडी और यहां तक कि मुजफ्फराबाद और रावलकोट में भी लश्कर के आतंकियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। वीडियो में आतंकी हनीफ ने इन सब के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ बताया है और इसे अननोन गनमैन मॉडल यानी कि अज्ञात हमलावरों का नाम दिया है। उसका कहना है कि जिस कश्मीर को हड़पने का वो सपना आतंकी देखते थे, अब उसी के पास यानी पीओके में भी वो आतंकी सुकून से नहीं रह पा रहे। कि शाहिद लतीफ हो या मुफ्ती कैसर फारूक, इन जैसे बड़े बड़े पाकिस्तान की सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी ISI हमेशा से ही भारत के ऊपर उंगली उठाते रही। हालांकि भारत ने कभी भी आधिकारिक मंचों से इन बातों की पुष्टि नहीं की और इसका खंडन किया है, लेकिन आतंकी रिजवान हनीफ के इस बयान ने साफ कर दिया है इन आतंकी संगठनों के भीतर आज कितना ज्यादा खौफ है। हनीफ ने अपने भाषण में जहर भी उगला है और दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत भरी है, जो कि उसकी हताशा और हार को साफ दिखाता है। लश्कर तैयबा वही आतंकी संगठन है जिसे साल 1980 से हाफिज सईद और उसके साथियों ने भारत के अंदर आतंक फैलाने का काम किया है। इनके खात्मे की शुरुआत घर के भीतर ही हो गई है और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों का सफाया हो रहा है और लश्कर खुद अपनी बर्बादी की गवाही भी दे रही। क्या आपको लगता है कि अज्ञात हमलावरों को जो मॉडल है यह आतंकवाद को खत्म करने का सही तरीका है? अफगानिस्तान तालिबान कहता है कि हमारा डीएनए हिंदुस्तान के लोगों से मिलता है। भाई डीएनए तो मिलता है, इनका भी तो मिलता है। इनसे पूछें कि इनकी अम्मी की अम्मी की अम्मी की अम्मी की अम्मी कौन थी। वो भी आज सावन का पहला सोमवार मना रही होती हैं, आज दूध चढ़ा के आती हैं वहाँ पे। लेकिन उनकी बदकिस्मती की सेंट्रल एशिया से तुर्क लोग आए और हिंदू कुश पहाड़ पार किया उन्होंने, यहाँ पर इनके घरों को लूटा, इनकी औरतों के साथ में बहुत कुछ किया जो कि ये लोग करते हैं। वो ये निकली और जिस चीज़ की वजह से इनके ऊपर कत्ल जुल्म हुए, आज उसी चीज़ की दुहाई देते हैं और उसी चीज़ का जपते हैं और वही चीज़ को कहते हैं कि बस यही अल्टीमेट है और ये
खुदाई बातें हैं जो कि इसमें लिखी हैं, और इसको हम फॉलो करेंगे और हम भी जन्नत में जाएंगे। ये वही लोग हैं। उनका ये कहना कि डीएनए मिलता है, बिल्कुल सही बात है। डीएनए पूरा मिलता है, अफ़गानिस्तान से लेकर और आपका पूरा नॉर्थ इंडिया, इनफैक्ट नॉट ओनली अफ़गानिस्तान, पूरा सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और पूरा नॉर्थ इंडिया, दैट इज़ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश और बिहार तक आप कह सकते हैं। यहाँ पर ये सब का डीएनए सेम है। उन्होंने जो बातें की हैं अपने इस क्लिप में, जो मैंने देखा है, वो बातें गलत नहीं है। ये बात ठीक है कि वाजपेयी लाहौर आए, उन्होंने मुलाकात की नवाज शरीफ से उस वक्त और हालात को बेहतर करने की कोशिश की। फिर जब नवाज शरीफ तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने तो एक सरप्राइज विजिट था मोदी साहब का, उनकी बेटी की शादी पर आए, उनको अपनी ओट टेकिंग सेरेमनी पर बुलाया। तो मेरे ख्याल से इंडिया की ये बात गलत नहीं कि उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं। वो अपना बिजनेस बंद करती जा रही हैं और अभी भी तकरीबन 125 कंपनीज के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना बिजनेस पाकिस्तान से खत्म कर दिया है और या अपने शेयर्स बेच दिए, जो भी किया। बहरहाल वो पाकिस्तान में काम नहीं करना चाह रहे। क्या वजह लग रही है आपको इसकी? उनको रिटर्न नहीं मिल रहा, या सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, या कोई और तरह का उनको कोई खतरा है? क्या वजह है कि एक जो गिला हमेशा से रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज को या इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में, वो इन्वेस्टर में सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि कोई कोई इंटरनेशनल या फॉरेन इन्वेस्टर, वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को भी ये प्रॉब्लम रही है कि हमारी पॉलिसीज जो है वो कंसिस्टेंट नहीं होती, इनकंसिस्टेंसी होती है। अच्छा, फिर आप देखें कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सेटअप है उसका तसलसल भी बिल्कुल आप देखती हैं कि थोड़ी वर्षे के बाद, 2-3 साल के बाद मतलब हुकूमत आती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल काम करने देते हैं। वो बड़ी अच्छी फेवरेबल टर्म्स पर काम हो रहा होता है। वो जैसे बकौल शख्स से हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया। उसके अब सारी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो उससे फिर मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हो जाती है। मार्केट वैसे ही वॉलेटाइल होती है, मार्केट का वैसे कुछ पता नहीं होता, लेकिन मार्केट जो है वो सेंटिमेंट्स पे चलती है। तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, लोगों के कारोबार डिस्टर्ब होते हैं। फिर एक और चीज़ आप देखें कि आजकल जितना भी कम्युनिकेशन है उसका जो मेन जरिया है वो इंटरनेट है ना। सारी देखें, अगर आपको याद होगा अरब स्प्रिंग जब हुआ था तो उसमें, और जब खास तौर पर इजिप्ट में, वो बहुत ही काफी अरसा इजिप्ट का, जो लोग बोलते थे, इसी लश्कर तैयबा वगैरह के लोग जो बोला करते थे कि हम जो है वो हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम ये जिहाद का नक्शा बना देंगे, हम जो है वो कश्मीर फतेह करेंगे, हिंदुओं को फतेह करेंगे, ये फतेह करेंगे, वो करेंगे, ये खुल के बयान देते थे। और एक और बात जो हमने देखी है, जो कभी समझ नहीं पाती है दुनिया, और ख़ास तौर पर जितने मुस्लिम कम्युनिटी है दुनिया भर की, वो नहीं समझ पाती है। लोग कहते हैं कि भाई दुनिया में इस्लामोफोबिया क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जितने आप इस टाइप के लोगों को देखेंगे, हाफिज सईद, अजहर मसूद, इस प्रकार के जितने लोग हैं, ये वेशभूषा से लगते हैं कि जैसे किसी मस्जिद का मौलवी हो। आप कभी इनके कपड़े पहनावा और दाढ़ी रखने का तरीका और टोपी लगाने का तरीका और सब कुछ देख लीजिए, और आप किसी एक मौलवी साहब का देख लीजिए। भले ही मौलवी साहब जो है उन्होंने कभी जिंदगी में 4 मच्छर ना मारो, वो अलग विषय, पर ये लोग किसका चोला ओढ़ रहे हैं? आप ये देखिए, ये लोग किसका चोला ओढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप खुद ही कह रहे हो कि हम धमाका करने वाले लोग हैं, हम मारने वाले लोग हैं, काटने वाले लोग हैं, और हम दिखने में देखो मौलवी जैसे लग रहे हैं, तो आप खुद ही कह रहे हो, तो फिर दुनिया क्यों नहीं समझेगी? तो यहाँ पर कभी मैंने नहीं देखा कि इस प्रकार के लोग, कभी सामूहिक जो आम मिडिल क्लास टाइप के मुसलमान लोग, उन्होंने कभी विरोध किया हो कि ये क्या कर रहे हैं, आप ऐसे मत करिए, ये हम आपको खारिज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। खाली सामने वाले को ही गरियाते हुए देखा है कि अरे तुम तो क्या जाहिल हो, हमको इस्लामोफोबिया में कह रहे हो, क्या तुम जाहिल हो जो हमको कसाब को और कलाम को कंपेयर कर रहे हो? हालांकि कसाब को और कलाम को कोई कंपेयर नहीं करता है, लेकिन ये लोग खुद को बचाने के लिए ऐसी बातें कहते हैं कि क्या तुम जाहिल हो जो तुम किसी जिहादी से हमको जोड़ रहे हो। भाई आप वो लोग जोड़ रहे हैं, आप उसका विरोध करिए, आप उसको कंडेम करिए। वो कंडेम करते हुए तो बहुत कम ही लोग नज़र आते हैं, और जो नज़र आते हैं उनको भी आप लोग कह देते हो कि काफिरों के साथ में मिल गए, काफिर वाले हो गए। तो कहाँ से होगी चीज़? और अब इन लोगों का जीना भी, जो जितने लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर हैं, इनके अगल बगल में बैठने वाले जो भाईजान थे, जिनके संग एक ही प्लेट में 8-8 लोग बिरयानी खाया करते थे ना, वो बाकी साथ निपट गए, एक अकेले बचे हैं। तो ये इनको डर भयंकर तरह का लग रहा है।